प्रिय आत्मन, विदुर इंडिया, भारत किस ओर, ये सवाल भारत के लिए बहुत नया है। कोई 10,000 वर्षों से भारत की दिशा सदा निश्चित रही है, उसे सोचना नहीं पड़ा है। 10,000 सालों से भारत एक अपरिवर्तित अनचेंजिंग सोसाइटी रहा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता रहा। एक स्टेगनेंट ठहरा हुआ समाज रहा है, जैसे कोई तालाब होता है ठहरा हुआ चारों तरफ से बंद, तो हम तालाब से नहीं पूछते किस ओर, उसकी कोई गति नहीं होती। नदी से पूछते हैं किस ओर, उसकी गति होती है। भारत की जिंदगी और भारत का मनुष्य आज तक एक तालाब की भांति रहा है। उसके आसपास ये सवाल कभी नहीं उठा किस ओर। किस ओर का कोई सवाल न था, जाना ही नहीं था कहीं। जहां हम थे वहां हम थे। हम मनुष्यों की भांति नहीं जिए हैं 5,000 वर्षों में, वृक्षों की भांति जिए हैं, जमीन पर गड़े हुए, जिनमें कोई गति नहीं है। ऐसे मैं सुनता हूं कि कुछ वृक्ष भी थोड़ी सी गति करते हैं। कुछ वृक्ष शायद अफ्रीका के जंगलों में वर्ष में 5-7 फीट हट जाते हैं, लेकिन भारत उतना भी नहीं हटा है। हमने न हटने की कसम खाई हुई थी और हम न हटने को गौरवपूर्ण समझते थे। हमारा ख्याल था कि जो चीज जितनी पुरानी उतनी मूल्यवान है, और परिवर्तन तो तब आता है जब नई चीज को हम पुरानी चीज से ज्यादा मूल्य दें। जब हम कहें कि जो नया है वो पुराने से श्रेष्ठतर हो सकता है, तो परिवर्तन शुरू होता है। जब हम ऐसा मानते हो कि पुराना नए से श्रेष्ठतर होता ही है, तो परिवर्तन का कोई सवाल नहीं उठता। भारत के मन में सदा से ही पुराने का आदर रहा है। भारत के मन में जितनी पुरानी चीज हो उतनी कीमती मालूम पड़ती है। तो भारत विकासमान एवोल्यूशनरी नहीं, बल्कि हिरासमान पतित हो रहा है। ये जो 10,000 साल की कहानी है, इसमें अगर किसी ने मनु से पूछा होता विदुर इंडिया, भारत किस ओर, तो वो कहता क्या पागलपन की बात कर रहे हैं। भारत जहां है वहां है, अडिग अपनी जगह खड़ा है, कहीं जाने का कोई सवाल नहीं। सब जाना गलत था। आज ये सवाल संगत है, रिलेवेंट है। हम पूछ सकते हैं भारत किस ओर। ये सवाल क्यों उठा है? ये सवाल 2 कारणों से उठा है। एक तो पहली बार हम जगत की संस्कृति के संपर्क में आए। पहली बार हम मनुष्य की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को देखे और पहचाने। तो पहली बार हमारा परिचय औरों से हुआ है, हमारा सिर्फ परिचय अपने से था। इस औरों से परिचय ने हमें संदिग्ध कर दिया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे पास है वही श्रेष्ठ। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो हमारे पास है वही सही है। दूसरों के पास भी बहुत कुछ है, और 1000 चीजें हैं जो हमसे ज्यादा सही दूसरों के पास भी है। एक दूसरी बात, सारे जगत में एक मौलिक ज्ञान की क्रांति हो गई। उस क्रांति के परिणाम हमारे पास भी आने शुरू हुए। उसने भी ये सवाल उठा दिया है कि अब भारत किस ओर, क्योंकि पुरानी दिशा धूमिल हो गई है। पुराने रास्ते काफी चले जा चुके और अब बेमानी हो गए हैं, और नए रास्ते चुनने की हमारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि 10,000 साल से हमने कभी नए रास्ते चुने नहीं। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वो भी आपसे कह दूं, फिर बात समझना आसान हो जाएगी। जीसस के मरने के बाद सारी दुनिया में 1800 वर्षों में जितना ज्ञान विकसित हुआ है, उतना ज्ञान पिछले 150 वर्षों में विकसित हुआ है, और जितना 150 वर्षों में विकसित हुआ है उतना पिछले 15 वर्षों में विकसित हुआ है, और जितना पिछले 15 वर्षों में विकसित हुआ है उतना पिछले 5 वर्षों में विकसित हुआ है। आदमी जिस ज्ञान को पैदा करने में 1800 साल लगाता था, अब हम 5 साल में उतना ज्ञान पैदा कर लेते, और ये गति रोज बढ़ती चली जाती है। इसके परिणाम बड़े अद्भुत हुए। इसका एक परिणाम तो ये हुआ है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं हो पाती। अगर एक ज्ञान 1800 साल तक सच हो तो समाज स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है। लेकिन अगर ज्ञान हर 5 वर्ष में बदल जाता हो और नए ज्ञान का एक्सप्लोजन हो जाता हो, तो समाज कभी स्थिर नहीं हो पाता। इसके पहले कि आप ठहरे, आप पाते हैं वो जमीन हट गई नीचे से जिस पे आपने भवन बनाया था।
इसके पहले कि आप निश्चित होकर बस जाएं, वो रास्ते गलत हो जाते हैं जिन रास्तों पर आपने बसने की इच्छा की थी। इसलिए पुराना समाज अगर कभी बदलता भी था तो बदलाहट का क्रम इतना धीमा था कि एक छोटी सी बदलाहट लाने में 20 पीढ़ियां गुजर जाती थी। इसलिए बदलाहट का कभी पता नहीं चलता था। एक वैज्ञानिक के संबंध में मैंने सुना है कि वो बदलाहट के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। उसने एक मेंढक को एक उबलते हुए गर्म पानी में डाल दिया। वो मेंढक छलांग लगा के बाहर हो गया। उबलता हुआ पानी था, जान का खतरा था। फिर उसने उसी मेंढक को साधारण ठंडे पानी में रखा और बहुत धीरे धीरे पानी को गर्म करना शुरू किया। थोड़ा पानी गर्म हुआ, उतनी गर्मी मेंढक को छलांग लगाने के लिए काफी नहीं थी। वो उतनी गर्मी के लिए राजी हो गया, एडजस्ट हो गया। फिर और थोड़ा गर्म किया, फिर और थोड़ा गर्म किया। 24 घंटे के लंबे फासले में पानी उबलने के बिंदु पर आ गया। मेंढक अब भी भीतर था, उसने छलांग नहीं लगाई, वो उबला और मर गया। क्या हुआ? ये मेंढक 24 घंटे में राजी हो गया। ये मेंढक एकदम से गर्म पानी में डाला गया तो छलांग लगा के बाहर निकल गया। अगर 1800 साल में या 2000 साल में या 4000 साल में एक बात बदलती हो तो समाज बदलता नहीं था, बल्कि उस बदलाहट को आत्मसात कर लेता था, राजी हो जाता था, ठहराता था। अब बदलाहट इतनी तीव्र है कि हम बदल भी नहीं पाते कि बदलाहट हो जाती। अब बदलाहट करीब करीब कपड़ों के फैशन की तरह। अब जिंदगी में ज्ञान जो है वो ऐसा हो गया है कि आप कपड़े बनवा नहीं पाते कि वो आउट ऑफ फैशन हो जाते। मैंने सुना है कि एक आदमी रास्ते से पेरिस की भागा हुआ जा रहा था और लोगों ने उससे पूछा कि इतनी तेजी क्या है। उसने कहा मैं अपनी पत्नी के कपड़े लेके जा रहा हूँ। उसने कहा फिर भी इतनी जल्दी क्या है? उसने कहा इसके पहले कि फैशन न बदल जाए, मुझे घर पहुंच जाना जरूरी है। कभी हमने नहीं सोचा था कि फैशन की तरह ज्ञान बदल जाएगा। अब ज्ञान फैशन से भी तेजी से बदल रहा है। इसलिए आज विज्ञान की कोई बड़ी किताब लिखनी मुश्किल हो गई, छोटी किताबें लिखी जा रही हैं। किताबें ही मुश्किल हो गई हैं। असल में पत्रिकाओं में विज्ञान की खोजों की खबर दी जा रही है, क्योंकि जब तक मोटी किताब लिखी जाए तो मोटी किताब को लिखने में भी कम से कम वर्ष भर लगेगा। वर्ष भर में जो हमने लिखा है वो पिछड़ जाएगा। ज्ञान का जो एक्सप्लोजन है, ये जो ज्ञान का विस्फोट है, इसने सभी स्थिर समाजों के प्राण कपा दिए। बदलने की हिम्मत नहीं, बदलने की आदत नहीं, बदलने का अनुभव नहीं। और बदलाहट इतने जोर से टूटी है कि या तो हम अंधे हो जाएं और दुनिया से अपने को तोड़ लें और अपने कुएं में बंद हो जाएं, या फिर हमें जोर से बदलना पड़ेगा। टूटने का भी कोई उपाय नहीं, अपने कुएं में बंद होने का भी कोई रास्ता नहीं। दीवारें खड़ी करके भी हम दुनिया के ज्ञान को रोक नहीं सकते। वो ज्ञान आएगा ही, और अगर हम रोकेंगे तो हम मरेंगे। बिना ज्ञान के भी मर जाएंगे। वो अज्ञान भी हमारी मौत बन जाएगा। ये जो ज्ञान का विस्फोट है, इसने एक और कठिनाई पैदा की है। वो कठिनाई भी ख्याल में ले लेनी जरूरी है, तो भारत किस ओर उसे समझने में आसानी हो जाएगी। वो ये कठिनाई हुई है कि पुरानी दुनिया में बूढ़ा आदमी सदा ही ज्यादा जानता था। शिक्षक विद्यार्थी से हमेशा अनिवार्य रूप से ज्यादा जानता था। बाप बेटे से हमेशा ज्यादा जानता था। माँ बेटी से हमेशा ज्यादा जानती थी, स्वभाव था। क्योंकि इतनी कम बदलाहट होती थी कि जिस आदमी के पास ज्यादा अनुभव था वही ज्यादा ज्ञानी था। अब बदलाहट इतनी तेजी से होती है कि जिस आदमी के पास जितना पुराना ज्ञान है वो उतना ही अज्ञानी हो जाता। आज शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बहुत फासला नहीं, अक्सर तो 1 घंटे का फासला होता है। घंटे भर पहले वो तैयार करके आया होता है, बस उतना ही फासला होता है। और जब शिक्षक घंटे भर स्कूल या कॉलेज में पढ़ा चुका होता है तो विद्यार्थी और शिक्षक बराबर ज्ञान की स्थिति में आ गए होते हैं। और अगर कोई बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो तो शिक्षक से ज्यादा जान सकता है, उसकी कोई कठिनाई नहीं रह गई। बेटा बाप से ज्यादा जानता है, क्योंकि बाप 30 साल पहले यूनिवर्सिटी से निकला होता है, बेटा 30 साल बाद यूनिवर्सिटी से आता है। 30 साल में ज्ञान नए आकाश छू लेता है, नई उपलब्धियां हो जाती। हमेशा पहली दुनिया में बेटे ने बाप से पूछा था, लेकिन बहुत ज्यादा दिन वो दूर नहीं है जब हमेशा बाप को बेटे से पूछना पड़ेगा कि नया ख्याल क्या है, नई स्थिति क्या है, नई समझ क्या है, नया सोच क्या है, नया विचार क्या है, नई उपलब्धि क्या है। और बहुत हैरानी न होगी कि हमें बूढ़े आदमियों को वापस रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटीज में भेजना पड़े। अभी इस संबंध में सुझाव चलता है। पश्चिम के बहुत बुद्धिमान लोग ये सुझाव दे रहे हैं कि अगर पिता को अपना पिता की हैसियत बनाए रखनी तो उसे बेटे के ज्ञान से निरंतर परिचित होना जरूरी हो गया है। बेटा जो जान रहा है उससे जान लेना जरूरी हो गया है। ये जो बेटे के पास नई उम्र के आदमी के पास ज्यादा ज्ञान हो गया है, इससे बड़ा उपद्रव पैदा हुआ है। स्वभाव था, बाप जब सब कुछ जानता था और बेटा कुछ भी नहीं जानता था, तो बाप के प्रति एक आदर था,
जो डगमगा गया है। वो आदर अब आगे नहीं रह सकता, क्योंकि वो आदर ज्ञान पर खड़ा था। बाप ज्यादा जानता था, बेटा कम जानता था, इसलिए बाप आदृत था। अब वो बात खत्म हो गई। गुरु और शिष्य के बीच हजारों साल का फासला था। गुरु जानता था हजारों साल के अनुभव को, और शिष्य को कुछ भी पता नहीं था, तो शिष्य गुरु के चरणों में सिर रखता था। अब ये सिर रखना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब फासला, डिस्टेंस बहुत कम, ना के बराबर है, नहीं रह गया है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति ने पहली दफा ये सवाल ठीक से उठा दिया है, भारत किस ओर, अब भारत कहाँ जाएगा? क्या भारत को अब भी भारत का बूढ़ा आदमी दिशा देगा? अगर देगा तो भारत कहीं भी नहीं जाएगा, वो जहां था वहीं रहेगा। बूढ़े आदमी की हिम्मत बदलाहट की कम हो जाती है। बुढ़ापे का मतलब ही यही है, बायोलॉजिकली भी। जो जीव शास्त्र आप में से पढ़ते होंगे वो भी कहेंगे कि बुढ़ापे का मतलब ही यह है कि बदलाहट की क्षमता कम हो गई। बूढ़े की नसें सख्त हो जाती हैं, अब बदल नहीं सकती। बच्चा बदल सकता है, लोचपूर्ण, फ्लेक्सिबल। अगर बूढ़े भारत को दिशा देंगे तो वे दिशा नहीं देंगे। भारत जैसा सरोवर था, तालाब, वे उसे वैसा ही बनाए रखना चाहेंगे। लेकिन अगर बच्चे भारत को दिशा देंगे तो भी कम खतरा नहीं, क्योंकि बूढ़े दिशा देंगे तो तालाब सड़ जाएगा, बंद रह जाएगा, हम दुनिया के साथ गति न कर सकेंगे। और अगर बच्चों ने दिशा दी तो सिर्फ अनार्की पैदा होगी, अराजकता पैदा होगी, हजार दिशाएं हो जाएंगी, नदी नहीं बनेगी, हजार छोटी छोटी धाराएं टूट जाएंगी, समाज बिखर जाएगा, व्यवस्था खंडित हो जाएगी, और एक अराजकता, एक अनार्की पैदा हो जाएगी। अगर हम बूढ़े से दिशा मांगे तो डेडनेस परिणाम में आएगी, मृत्यु, एक मुर्दा समाज। और अगर हम बच्चों से दिशा मांगे तो एक अनार्की पैदा होगी, एक अराजक समाज। ये दोनों ही विकल्प चुनने जैसे नहीं। अगर बूढ़े दिशा देंगे तो भारत के अतीत को ही वो भारत पर फिर से थोपना चाहेंगे, वो फिर राम राज्य ही लाना चाहेंगे। हालांकि कोई चीज कभी लौटाई नहीं जा सकती, जो गई वो गई। इतिहास पुनरुक्त नहीं होता है, इस जगत में कुछ भी लौटता नहीं, जो गया वो गया, पुनरुक्ति नहीं होती। राम राज्य लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर बूढ़े भारत के भविष्य की भी कल्पना करेंगे तो राम राज्य की भाषा में करेंगे। अतीत ही उनके लिए नक्शा होगा, वे उसी नक्शे को भारत पर थोपना चाहेंगे। ये संभव नहीं। इस चेष्टा में भारत के विकास की संभावनाएं क्षीण होंगी। अगर भारत के बच्चे भारत को दिशा देना चाहेंगे तो स्वभावतः वे भारत के ऊपर पश्चिम को थोपना चाहेंगे, क्योंकि आज भारत के बच्चे के पास जो भी ज्ञान उपलब्ध हो रहा है वो पश्चिम से उपलब्ध हो रहा है। और ध्यान रहे, जिस तरह अतीत को नहीं ओढ़ा जा सकता, उसी तरह किसी दूसरी संस्कृति और दूसरे समाज में पनपे हुए ख्यालों को भी हम कभी आत्मसात नहीं कर सकते। वे कभी हमारी आत्मा नहीं बन सकते। हम कपड़े तो बदल सकते हैं दूसरों से, आत्माएं नहीं बदल सकते हैं। आत्माओं की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, लंबी उसकी कथा और यात्रा होती है। अगर भारत के बूढ़ों ने भारत को दिशा दी तो भारत अपने अतीत को ओढ़ने की कोशिश करेगा, जो असंभव है। और अगर भारत के बच्चों ने भारत को दिशा दी तो भारत पश्चिम को ओढ़ने की कोशिश करेगा, जो कि उतना ही असंभव है। ना तो हम पूरब के अतीत को ओढ़ सकते हैं और न पश्चिम के वर्तमान को ओढ़ सकते। फिर भारत के लिए उपाय क्या है? साधारणतः ये दो ही विकल्प दिखाई पड़ते हैं। या तो 100% भारतीय रहो, 100% भारतीय। कोई होता नहीं दुनिया में, होगा तो मरा हुआ आदमी होगा। 100% भारतीय बनाना चाहेगा भारत का बूढ़ा मन, और या फिर 100% पाश्चात्य वेस्टर्न बनाना चाहेगा भारत का नया मन। ये दोनों ही विकल्प मेरे लिए सार्थक नहीं मालूम होते, और ये दो ही विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं। और आज जो संघर्ष है भारत में, वो इन दो विकल्पों, दो अल्टरनेटिव्स के बीच है। बूढ़े खींच रहे पीछे की तरफ, जवान खींच रहे पश्चिम की तरफ, लेकिन आगे की तरफ इनमें से कोई भी ले जाने वाला नहीं। न तो पश्चिम की तरफ जाने से हम आगे जाएंगे और न पूरब के पीछे की तरफ जाने से हम आगे जाएंगे। आगे जाना बहुत और बात है, और उस और बात के लिए 2-3 सूत्र आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, बच्चों के पास ज्ञान कितना ही ज्यादा हो जाए, अनुभव ज्यादा नहीं हो पाता है। नॉलेज कितनी भी बच्चों के पास ज्यादा हो जाए, विजडम कभी भी ज्यादा नहीं हो पाती। सूचनाएं कितनी ही ज्यादा मिल जाएं, लेकिन जीवन की अनुभूति की गंभीरता उनके पास नहीं होती। अगर हम आज बुद्ध को फिर से पैदा कर पाए तो शायद मैट्रिक क्लास पास होना उन्हें बहुत मुश्किल पड़ेगा। लेकिन फिर भी
आज जमीन पर आदमी खोजना मुश्किल होगा जो उतना ज्ञानी हो। सूचनाओं में हमारे बच्चे भी उनसे परीक्षा में आगे निकल जाएंगे, लेकिन अनुभव, विजडम, प्रज्ञा में हमारे बूढ़े भी उनके पीछे रह जाएंगे। ज्ञान के संबंध में विस्फोट हो गया है और बच्चों के पास ज्यादा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, लेकिन अनुभव आज भी उम्र के साथ है। अनुभव आज भी वृद्ध के पास है। जीवन के अनंत अनंत अनुभव हैं जो सिर्फ स्कूल से नहीं मिलते, जीवन में जीने से ही मिलते। जो ज्ञान यूनिवर्सिटी में मिल जाता है उस मामले में बूढ़ा पीछे पड़ गया है, पड़ता ही रहेगा अब आगे। लेकिन जो ज्ञान जीवन से मिलता है उस ज्ञान के संबंध में बूढ़े के पास अब भी अनुभूति है, और वो अनुभूति उपयोग में लाई जानी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि बूढ़े की इन्फॉर्मेशन की कमी हमारे मन में उसके अनुभव की कमी बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो खतरा होगा। इससे उल्टा भी ना हो कि सिर्फ ज्ञान का बढ़ती हुई मात्रा कहीं हमें अनुभव की प्रतीति न कराने लगे। बच्चों के पास बढ़ता हुआ ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान ठीक वैसा ही है जैसा कंप्यूटर के पास होता है। ये बच्चों के दिमाग में डाली गई सूचनाएं हैं जिन्हें उन्होंने परीक्षाओं देके तय कर दिया है कि उन्हें मालूम, लेकिन इससे ज्ञान नहीं बढ़ता, केवल स्मृति ही बढ़ती, केवल याददाश्त ही बढ़ती, ज्ञान नहीं बढ़ता। ज्ञान जीवन के निरंतर के अनुभव से धीरे धीरे आता है। उसकी कोई परीक्षा नहीं होती, उसकी कोई क्लास नहीं होती, और उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। और जिन चीजों के लिए सर्टिफिकेट होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, वे केवल इन्फॉर्मेशन के संबंध में सही है, जीवन के संबंध में सही नहीं। और ऐसा हो सकता है कि एक आदमी प्रेम के संबंध में सारी बातें जान ले और फिर भी प्रेम उसने न जाना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस आदमी ने प्रेम जाना हो उसे प्रेम के संबंध में कही गई बातों का कुछ भी पता ना हो। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी तैरने के संबंध में लिखे गए सारे शास्त्र पढ़ ले, परीक्षाएं पास कर ले, और ये भी हो सकता है कि वो तैरने के संबंध में एक पीएचडी की थीसिस भी लिखे और डॉक्टर हो जाए। लेकिन इस आदमी को नदी में भूल से भी धक्का मत दे देना, क्योंकि वो आदमी तैर नहीं पाएगा। उसे तैरने के संबंध में पता है, तैरने का पता नहीं। एंड टू नो समथिंग एंड टू नो अबाउट समथिंग, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। कोई चीज जाननी और किसी चीज के संबंध में जानना बहुत बुनियादी फर्क की बातें। जब हम जीवन को जानते हैं तो ज्ञान पैदा होता है, और जब हम जीवन के संबंध में जानते हैं तो सिर्फ सूचना, इन्फॉर्मेशन पैदा होती है। नई पीढ़ियों के पास सूचनाएं ज्यादा है, अनुभव बिल्कुल नहीं। वृद्धों के पास, पुरानी पीढ़ी के पास, ओल्डर जनरेशन के पास अनुभव है, सूचनाओं में वे बिल्कुल पिछड़ गए। बूढ़े आदमी के अनुभव के उपयोग की जरूरत है, नए आदमी की सूचनाओं के उपयोग की जरूरत है। ये करीब करीब स्थिति वैसी है जिस तरह की पंचतंत्र की एक छोटी सी कहानी जरूर ही सुनी होगी कि एक जंगल में आग लग गई और एक लंगड़ा और एक अंधा आदमी उस जंगल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। स्वभावतः जब आग लगी हो तो आदमी अपने बचाने की कोशिश में लगता है। अंधा भाग रहा है, लेकिन अंधा आग में अगर भागेगा तो बचने की उम्मीद कम, मरने की उम्मीद ज्यादा। बेहतर है कि अंधा जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, तो शायद बच भी जाए। लेकिन लगी हुई आग के जंगल में अंधे की भागने की कोशिश बड़ी खतरनाक है। अंधा भाग के बचेगा कैसे? क्योंकि जिससे दिखाई नहीं पड़ता। वो लगे हुए आग से भरे हुए जंगल में बचने के उपाय में सिर्फ मर सकता है, लेकिन अंधा भी भाग रहा है। लंगड़े को दिखाई पड़ रहा है लेकिन भाग नहीं सकता। कहानी है पंचतंत्र की। बड़े बुद्धिमान रहे होंगे वे अंधे और लंगड़े। उन दोनों ने साथ कर लिया और सहयोग किया। उन्होंने एक कोऑपरेशन किया और उन्होंने ये तय किया कि अंधा आदमी चले और लंगड़ा आदमी अंधे के कंधों पर बैठ जाए। लंगड़ा आदमी देखे और अंधा आदमी चले, और वो दोनों आदमी एक आदमी की तरह व्यवहार करें, दो आदमियों की तरह नहीं। वे एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंटरी हो जाएं, वे एक दूसरे के लिए परिपूरक हो जाएं। वे अंधे और लंगड़े जंगल के बाहर आ गए थे। आश्चर्य नहीं कि बाहर आ गए, क्योंकि बाहर आने का जो सुगमतम उपाय हो सकता था उसका उन्होंने उपयोग किया था। मेरी दृष्टि में भारत आज करीब करीब पंचतंत्र की कहानी की स्थिति में, एक तरफ लंगड़े बूढ़े हैं जिनके पास आंखें हैं, दूर तक देखने का अनुभव है। दूसरी तरफ ताकत से भरे हुए जवान हैं जिनके पास दूर तक दौड़ने के लिए मजबूत पैर हैं, लेकिन अनुभव की आंखें नहीं है। ये लंगड़े नक्सलाइट हुए जा रहे हैं और ये बूढ़े मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं।
इन दोनों के बीच कोई कोऑपरेशन नहीं, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों के बीच विरोध, इन दोनों के बीच संघर्ष, इन दोनों के बीच ऐसा संबंध है जैसा दुश्मनों के बीच होता है, मित्रों के बीच नहीं। भारत किस ओर, ये निर्णय रास्ते का कम और चलने वालों के बीच सहयोग का ज्यादा है। और अगर जवान और बूढ़े, नई और पुरानी पीढ़ी के बीच एक सहयोग हो सके तो बहुत कठिन नहीं है कि हम तय कर लें कि किस ओर। लेकिन तय करना बेकार है, क्योंकि जो तय कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, उनके पास पैर नहीं, और जो चल सकते हैं वे आंख वालों की बात सुनने को राजी नहीं। भारत अगर मरेगा तो चीन के हमले से शायद बच भी जाए, पाकिस्तान से उसे कोई बड़ा खतरा नहीं। तीसरा महायुद्ध अगर दुनिया में हो तो शायद भारत में तो शायद ही हो, इसकी कोई संभावना नहीं। लेकिन भारत अगर मरेगा तो वो जो जनरेशन गैप, वो जो भारत की दो पीढ़ियों के बीच बढ़ता हुआ फासला, टूटते हुए ब्रिज, टूटते हुए सेतु है, बूढ़े और जवान के बीच कहीं कोई बोलचाल नहीं रह गया, कोई कम्युनिकेशन नहीं। मैं बहुत सैकड़ों घरों में ठहरता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि बाप और बेटे के बीच कोई बोलचाल की स्थिति। ऐसा नहीं कि वे नहीं बोलते, जरूर बोलते हैं, लेकिन बोलने में और बोलचाल में बहुत फर्क है। बाप जरूर बोलता है बेटे से जब उसे कोई उपदेश देना होता है, और ध्यान रहे दिए गए उपदेश कभी भी नहीं लिए जाते, और ये भी ध्यान रहे कि दिए गए उपदेश मन में बड़ा क्रोध पैदा करते हैं। इसलिए बाप उपदेश देता रहता है, बेटा कान बंद करके सुनता रहता है। बेटे भी बाप से कभी मिलते हैं जब उनकी जेब खाली होती है और बाप के जेब पर हाथ रखना होता है, लेकिन जिसकी भी जेब पे आप हाथ रखते हैं उससे बातचीत नहीं हो पाती, उससे बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसे बाप बेटे घर में बच के निकलते हैं। पहले हम सोचते थे घर वो जगह है जहाँ सारे लोग साथ रहते हैं। अब मैं हजारों घरों को देख के आपसे कहना चाहता हूँ, घर वो जगह है जहाँ सारे लोग एक दूसरे से बच के रहते हैं। बाप डरा रहता है बेटा सामने न पड़ जाए, कोई उपद्रव न हो जाए। बेटा डरा रहता है कि बाप सामने न पड़ जाए, कोई उपद्रव न हो जाए। बेटी माँ से बच रही है, बहू सास से बच रही है, भाई भाई से बच रहा है, वो सब बच रहे हैं। घर वो जगह है जहाँ हम एक दूसरे से बच के रहते हैं। घर वो कन्वीनियंस है जहाँ हम साथ भी होते हैं और साथ होते भी नहीं। घर एक सुविधापूर्ण व्यवस्था है जिसमें साथ रहने का धोखा पैदा होता है और कोई साथ नहीं होता। ये जो भारत की दो पीढ़ियों के बीच बढ़ता हुआ अंतराल है, इसके नाम हजार होंगे। ये कभी हड़ताल बनता है, कभी पथराव बनता है, कभी घिराव बनता है, इसके नाम हजार होंगे, लेकिन इसकी पहचान एक, और वो पहचान ये है कि भारत के अतीत, भारत के बूढ़े और भारत के भविष्य, भारत के जवान एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं। वे एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं और देश की सारी शक्ति उनके इस विरोध में नष्ट और छीन हो रही है। यदि हम इन दो पीढ़ियों के बीच संवाद ला सके, लाया जा सकता है, और मैं मानता हूं प्रत्येक शिक्षण संस्था को दो पीढ़ियों के बीच संवाद लाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां बाप बेटे, माँ और बेटियां आमने सामने बैठ के खुले दिल से हार्ट टू हार्ट हृदय की बात कर सके और सीधी और साफ बात कर सके, एक दूसरे को अपनी बात सीधी और साफ कह सके बिना किसी भय के। जो सच है उसे हम एक दूसरे से बात कर सके तो शायद अंधे और लंगड़े के बीच संबंध जोड़ा जा सकता है। अभी भी देर नहीं हो गई, और अगर वो संबंध जोड़ जाए तो भारत की दिशा बहुत स्पष्ट है। भारत की दिशा स्पष्ट है इस अर्थों में कि हम अपने अतीत को तो कभी बदल नहीं सकते, और अतीत हमारे खून का हिस्सा हो गया होता है, हमारी हड्डी, हमारी मांस मज्जा बन जाता है। अतीत वो नहीं है जो इतिहास की किताबों में लिखा है, अतीत वो है जो हमारे खून में रहता है। इतिहास की किताबें जल जाएं तो भी अतीत मिट नहीं जाएगा। हम अपने अतीत हैं, वी आर आवर ओन पास्ट। हम सारे अतीत को अपने में समाये हुए खड़े। इसलिए कोई भी अतीत से बिल्कुल टूटने की कोशिश करे तो सुसाइडल है, मरेगा, बच नहीं सकता, क्योंकि हड्डी मेरी अतीत की है, मांस मेरा अतीत का है, खून मेरा अतीत का है, मैं खुद मेरे पूरे अतीत से पैदा हुआ हूं। वो जो लंबा पास्ट जिसमें करोड़ों लोगों का हाथ है, वृक्षों का, पशुओं का, पक्षियों का, आकाश का, उस सब का मैं अंतिम छोर हूं, एक बड़ी श्रृंखला की आखिरी कड़ी हूं। हम सब अपने अतीत हैं। काश
हम नई पीढ़ी को ये समझा पाए कि अतीत हमारे जीवन का आधार है, और काश हम पुरानी पीढ़ी को ये समझा पाए कि हम सिर्फ अतीत नहीं है, हम अपने भविष्य भी हैं।